नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम इस क्लास के अंदर प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो जितना किया है उसे आगे का पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने परसेंटेज के बारे में अपलोड किया था। चलिए उस क्लास को शुरू करने से वहाँ से आगे शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन लेकर आया हूँ। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो मेरे दोस्तों, आप मैदान में भले ही हार जाएं, मन से कभी ना हारें। अगर मन से हार गए जिस दिन आप जीत नहीं सकते। तो इसलिए मैं आपका दोस्त आपको गाइड करने के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आज इस परसेंटेज के चैप्टर को आगे पढ़ेंगे इसी कड़ी के अंदर। चलिए हम आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोस के अंदर हमने पढ़ लिया था कि परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज की क्या इम्पोर्टेंस है। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगा कि पिछले वीडियो की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। पीछे 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और इससे पहले मैंने 2 सिलेबस के वीडियो भी अपलोड किए हैं आपके, तो वो भी आप ज़रूर देखें और आपका बहुमूल्य कमेंट और आपका सुझाव ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर और कंटेंट और एजुकेशनल क्वालिटी आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यह रहा, 4% को बिन में बदलिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर बिल्कुल जीरो से बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जिस किसी ने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें, वरना आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे डॉट्स को और आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो चलिए अब आगे कंटिन्यूस के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैसे मैंने आपको बता रखा है कि इसके अंदर इसको सॉल्व करने के लिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब परसेंटेज दे रखा है 4%। अगर परसेंटेज का साइन हटाना है तो उसके लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे और 4/100 होगा तो ये कटेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/25। ये ऐसे क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं बनाए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, वहाँ से मैं लेके आया हूँ। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, वहाँ से मैं लेके आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको ये आसान लग रहा है क्योंकि मैंने ये पीछे वाले चैप्टर्स के अंदर करवा रखा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और मैंने बता दिया है अगर 4% की जगह 4 फ्रैक्शन दे रखा होता तो उसको कैसे सॉल्व करते। इसको 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते, सीधा डायरेक्ट इसका परसेंटेज के अंदर वैल्यू आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 400%। ऐसा भी क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम होगी, 1 होगी, नहीं। फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे फ्रैक्शन की वैल्यू 1.5 है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 1.5 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 150%। इसकी वैल्यू आ जाएगी 150%। वन 1.5 को करना था फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50%, 150%। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला दे रखा है 2 क्रमागत छूट से प्रभावी क्या छूट होगी। जैसे 10% और 40% के 2 इफेक्टिव छूट दे रखी है, परसेंटेज के अंदर उसको निकालना है कि इफेक्टिव क्या रहेगी। जैसे आपको कहीं पे भी आप जाते हैं बाहर शोरूम वगैरह पे देखते हैं तो 10% 20% की छूट तो ऐसे दे रखी होती है। तो उसको निकालने के लिए मैं आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पहले इसको डिटेल के अंदर सॉल्व करवाऊंगा मेथड्स हैं, उसके बाद में हम शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे। पहले इसके डिटेल के अंदर सॉल्व करने के लिए लेट सपोज इसकी वैल्यू हमने मान ली, हमने मान लिया इसकी 100 एक इनिशियली वैल्यू है। इस पे 10% छूट देता है हमें, 10% इस पर डिस्काउंट देगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये माइनस 10%, क्योंकि 10% डिस्काउंट दे रहा है हमें। इसका 10% डिस्काउंट देगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 90। 10% डिस्काउंट देने पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 90। सेम इसी वैल्यू पे वो 40% डिस्काउंट दे रहा है, कंटिन्यूसली डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट होगा तो अब नेक्स्ट वाला डिस्काउंट होगा तो उस 90 वैल्यू पे होगा, नहीं कि 100 पे होगा। तो अब इसको 90 पे डिस्काउंट निकालेंगे तो 40% डिस्काउंट ऑन 90 माइनस 40% ऑन 90। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 40% इसकी वैल्यू आ जाएगी 36। 90 माइनस 36, इसकी वैल्यू आ जाएगी 54। तो ये आफ्टर द डिस्काउंट ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू पे करनी पड़ रही है। तो इफेक्टिव कितना पे करना पड़ रहा है हमें, कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है। तो 100 माइनस जो इफेक्टिव प्राइस कितनी है वो 100 माइनस इफेक्टिव प्राइस करेंगे तो -54 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे 46। तो इस हिसाब से अपना आंसर होगा डी। लेकिन हमें इस तरह से नहीं सोल्व करना। ये तो ठीक है, छोटी वैल्यू दे रखी है, अगर इसमें सोल्व कर लेंगे, बट इससे सोल्व नहीं करना। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इसकी ट्रिक क्या होगी। इस ट्रिक को सोल्व करने के लिए रुकिए मैं बताता हूँ आपको ट्रिक बताता हूँ मैं इसके लिए ट्रिक। जब 2 इफेक्टिव डिस्काउंट दे रखे होते हैं तो उसके लिए क्या ट्रिक होगी। जब इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट दे रखा है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इफेक्टिव परसेंटेज A% दे रखा हो प्लस B% डिस्काउंट दे रखा हो तो उस टाइम क्या करेंगे, A% और B% दोनों दे रखे हो तो इसके लिए सीधे डायरेक्ट करना है A% A प्लस % B माइनस A% B डिवाइड बाई 100। जैसे A की वैल्यू यहाँ 10 है, हम यहाँ 10 रखेंगे 10। B की वैल्यू यहाँ कितनी है 40 रखा है, माइनस 10 इंटू 40 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइड बाई 100। 100 10 से 10 10 से 10 तो इसकी वैल्यू 50 माइनस 4, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 46। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट 46 इसका आंसर में आ जाएगा। जब 2 कॉन्जिगेटिव डिस्काउंट दे रखे होते हैं, 2 क्रमागत छूट दे रखी होती है तो उस टाइम हम इस तरह से सोल्व करेंगे, ना कि कोई वैल्यू सपोज करके सोल्व करेंगे। सीधे डायरेक्टली इस हिसाब से सोल्व करेंगे, ये 46 इसका आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से जब 2 डिस्काउंट दे रखे हों तो इस हिसाब से सोल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर इसके रिलेटेड तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर उससे भी ज़्यादा डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं पर्सनली आपको उस डाउट का जवाब दे दूँगा।
और अगर उससे भी अच्छी डाउट होगी तो मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको सॉल्व भी करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, शानदार ट्रिक जिसे आप क्वेश्चन देखते ही आंसर कर देंगे। मैं पहले इसको सॉल्व करवाऊंगा बेसिक मेथड से, उसके बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या होगी, जब लेट सपोज ए ये बी, जैसे हमें पता है 25 का फ्रैक्शन कितना होगा 1/4, पता है या नहीं पता तो मैं एक बार फ्रैक्शन को एक बार और बता देता हूँ आपको डिटेल के अंदर, ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि वास्तव में सर ने क्या पढ़ाया था। सर 25 का फ्रैक्शन होगा 25 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा फ्रैक्शन इसका। तो इस तरह से अब ए है बी से 25% एक्स्ट्रा है, तो ए की वैल्यू हम मानते हैं इसको 4। ए की वैल्यू मानी हमने 4, ए की वैल्यू क्या है 4, तो इसका 25% एक्स्ट्रा मतलब एक एक्स्ट्रा इससे मतलब 5 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू हमें पता है 4, बी की वैल्यू हमें पता है 4 और ए से कितना कम है 1, कितना कम है, कितने पे कम है, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 1/20%, इसका 1/5 का हो जाएगा 20%, 1/5 का कितना हो जाएगा 20%, 1/5 का हो जाएगा 20%। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सीधे डायरेक्टली आंसर। चलिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अगर जब नेक्स्ट फ्रैक्शन दे रखा हो, जैसे 20 दे रखा है, 25 दे रखा है, 20 दे रखा होगा, 16 से 2/3% दे रखा होगा, तो उस केस के अंदर अपने को क्या करना है, 14 से 2/7 दे रखा होगा, तो उस केस के अंदर आपको सीधे डायरेक्टली, जैसे ए बी से 20% एक्स्ट्रा दे रखा है, तो उस टाइम नेक्स्ट केस के अंदर ए बी से 25% एक्स्ट्रा दे रखा है, तो नेक्स्ट टाइम में बी ए से कम पूछा है, तो उसके सीधा आप नेक्स्ट वाले परसेंटेज पे, जैसे 1/6 की वैल्यू आ रही है नीचे, तो आप उसके नेक्स्ट वाले पे, अब कम वाला पूछा है तो नेक्स्ट वाला 5 आ जाएगा। मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 1/5 वाला आ जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू इसके अंदर 1/5 वाला आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपको सोल्व करना है। जैसे मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी पे आधार पर एक और करवाऊंगा, इसी के अंदर है एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, मैं आपको वो जरूर सोल्व करवाऊंगा आगे। हाँ, ये वाला, एक व्यक्ति अपनी वेतन में वृद्धि 20% हो जाती है, 20% उसकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है। तो मान लो मैं इसको बेसिक मेथड से सोल्व करवाता हूँ। लेट उसकी सैलरी थी 100 रुपीज़, उसकी सैलरी में 20% इंक्रीमेंट हो गया, तो उसकी सैलरी होगी 120, ठीक है। और उसकी सैलरी में कितना परसेंट कम हो, कितनी प्रतिशत कम हो, तो कि उसकी सैलरी ओरिजिनल मूल सैलरी में, तब अब उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या होगी 120। कम कितना करना है इसके अंदर, 20 कम करोगे आप, तभी इसकी ओरिजिनल सैलरी आएगी 100। तो 20 की कमी कितने पे हो रही है, 120 पे, 120 पे 20 की कमी, 120 पे 20 की कमी कट करोगे तो 1/6। और वैसे मैंने 1/6 का फ्रैक्शन बता रखा है आप लोगों को भी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर फ्रैक्शन देख लोगे, याद कर लोगे, तो आपको सीधे डायरेक्ट देखते ही आंसर सोल्व हो जाएगा। जो मैंने ट्रिक बताई थी वो ट्रिक यहाँ काम करे। जैसे 20 दे रखा है, 20 से निचले वाला फ्रैक्शन कम का पूछा है, तो 20 से नीचे वाला फ्रैक्शन होता। अगर यहीं पूछा होता कि 20% कमी हुई है, मैं एग्जाम्पल के लिए तौर पर बता रहा हूँ, अगर यहाँ लिखा होता 20% कमी हुई है, तो उसको कितना वृद्धि करें, कितना इंक्रीज करें कि उसकी सैलरी ओरिजिनल सैलरी में आ जाए।
तो उसका यहाँ पर अगर 25 आंसर होता तो उसका आंसर यहाँ 25 हो जाता सीधे डायरेक्टली। तो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर है वहीं इसके अंदर इंक्रीज का दे रखा है, उसका डिक्रीज का ही पूछा, इसलिए यहाँ 25% इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज 20% हुआ, इसके अंदर 20% इंक्रीज हुआ है तो इसके नेक्स्ट वाले का 20% डिक्रीज होगा। ये वाला सेम क्वेश्चन आ रखा है, सेम क्वेश्चन, बस इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि सेम चीनी की खपत का पूछा है कि एक आदमी अपनी चीनी की खपत के अंदर कितनी कमी करे ताकि उसका मतलब खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं इसको सोल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में सोल्व करवा दिया हूँ। अगर आप बोलते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस क्वेश्चन को सोल्व करवाना है क्या, चीनी की खपत वाला। जैसे मैं बताता हूँ, एक आदमी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक इंसान की सैलरी 20% इंक्रीज़ हो जाती है और उसका एक्सपेंडिचर टीचर भी 30% इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसकी सैलरी के अंदर नेट सैलरी में क्या इम्पेक्ट आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो उसी तरीके से सोल्व होंगे जो पीछे वाला क्वेश्चन सोल्व हुआ है। तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप ज़रूर ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि कोई ग्राहक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ गए, यदि कोई ग्राहक एक वस्तु के लिए 700 रुपये का भुगतान करता है और उसे 40% का लाभ देता है तो दुकानदार का क्रय मूल्य बताइए। मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। सेलिंग प्राइस कितनी? 700। और उसको परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40%। मैं एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, और मुझे पता है कुछ लोग यहाँ पे जो एडवांस लेवल पे हैं उनके लिए मैं आगे वाले सेशन के अंदर थोड़े से टफ क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबके कॉन्सेप्ट बने और क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो। एग्ज़ाम के अंदर उनको हेक्टिक होने की ज़रूरत ना पड़े, परेशान होने की ज़रूरत ना हो, इसलिए तो इसके अंदर क्या किया, 40% का इंक्रीमेंट दे रखा है, 40% का इसमें इंक्रीमेंट दे रखा है, तो 40% प्रॉफिट दे रखा है। तो इसके अंदर क्या होगा कि सेलिंग प्राइस 140 हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस इसकी 100 हो जाएगी, और इनटू इसका x हो जाएगा इक्वल्स टू 700। मुझे पता है कि ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, तो मैं एक बार दोबारा जीरो से बताता हूँ। चलिए, यहाँ 700 दे रखी है, माना हमने इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, और इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40% प्रॉफिट हो रहा है। तो 40% प्लस 40% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट, तो इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 140, सेलिंग प्राइस 140 अपॉन 100 इंटू जो माना कि x इसकी प्राइस थी, पोस्ट प्राइस, और इसकी सेलिंग प्राइस हो रही है 100, 700। तो इसकी 1 से ये 10 से 10 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगी 7/5, 7/5। तो इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, 500, x की वैल्यू आ जाएगी 500। तो वैसे हमें पता है, देखते ही हम आंसर कर सकते हैं कि 40% इंक्रीज किस पे हो सकता है। हम ऑप्शन वाला मेथड मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन वाला मेथड
कि अगर 600 रुपीज़ का 40% इंक्रीज़ करते हैं तो क्या 600 रुपीज़ का 40% होता है 204, 240। अगर 240 में इसके अंदर ऐड कर दूंगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 840। तो 840 700 से बहुत ज़्यादा है, तो ये हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर 800 रुपीज़। 800 रुपीज़ क्या कॉस्ट प्राइस, उस पर प्रॉफिट कैसे दे सकता है? उसका क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस से हमेशा कम होगा, इसलिए 800 रुपीज़ भी इसका आंसर हो ही नहीं सकता। और इसका नेक्स्ट वाला आंसर है 700। 700 तो 700 पे अगर बेचेगा तो उसको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर होगी, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे पता है इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये परसेंटेज का थोड़ा सा था और उसके बाद में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट लॉस का चैप्टर है, का क्वेश्चन है थोड़ा सा इसके अंदर उसके कॉन्सेप्ट भी, इसलिए अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको आपको डिटेल के अंदर से एक्सप्लेन करूँगा कि प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर के अंदर। चलिए इसका आंसर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए का वेतन बी के वेतन का 80% है। लेट सपोज ये वाला क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए आप सुनिए, समझिए इसको। ए का वेतन, ये ए है, ये ए और ये है बी। ए का वेतन है, बी का माना 100 है, बी का 80% है। बी का कितना? 80%। तो ए का वेतन बी के वेतन का कितना प्रतिशत है? मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। मतलब बी के वेतन का मतलब, मैं आपको यहाँ से लैंग्वेज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए का वेतन दे रखा है, बी के वेतन का 80% है। मतलब बी के वेतन का हमें पता है, कन्फर्मिटी दे रखी है, बी का वेतन दे रखा है। बी के वेतन का मतलब रेफरेंस दे रखा है, बी से रेफरेंस दे रखा है ए का। मतलब हम बी को मानेंगे 100, उसका मानेंगे 80%, मतलब उसका गिवन वैल्यू दे रखा है 80%। तो अब बी के वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है? बी का वेतन ए के वेतन का कितने प्रतिशत है? तो बी का वेतन कितना है? 100 और ए का वेतन कितना है? 80। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 100 इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 125%। तो चलिए इसी हिसाब से आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5.6 को प्रतिशत में बदलिए। जो मैं पहले क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्रैक्शन की वैल्यू 5.6 दे रखी है, तो आप ये नहीं समझे कि इसको 5.6 दे रखी है तो अरे यार कुछ मिस्टेक है इसके अंदर, प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम 1 से ज़्यादा हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अगर 1 होगा तो 100% हो जाएगा, 1 से कम है जितना, जैसे 0.5 दे रखा है, 0.5 दे रखा है तो 50% हो जाएगा, और 5 दे रखा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 हो जाएगा। फ्रैक्शन को जितना फ्रैक्शन दे रखा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे उसकी वैल्यू आ जाएगी प्रतिशत के अंदर। और जितने प्रतिशत में दे रखा है उसको 100 से डिवाइड कर दो, सीधे उसका फ्रैक्शन का वैल्यू हो जाएगा। जैसे मान लो आपको 75% दे रखा है, तो 75 का फ्रैक्शन के अंदर आप कन्वर्ट करने के लिए आप सीधे 100 से इसको डिवाइड करोगे, सीधे 100 से डिवाइड करोगे, सीधे 100 से डिवाइड करोगे तो इसका फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0.75। सीधे 100 से डिवाइड करोगे, इसका पॉइंट की वैल्यू, फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0.75। फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0.75। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है 1 से ज़्यादा तो उसको सीधे डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सोचने की ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शन की वैल्यू 100 से ज़्यादा हो सकती है, जैसे इस केस के अंदर हुई है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेगी। इसके अंदर रेशियो का भी कॉन्सेप्ट है और फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट है, और ये परसेंटेज का चैप्टर के अंदर मैं इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन हो तो भी आप घबराए नहीं क्वेश्चन को देख के, और आप सॉल्व करें, आपके अंदर पॉजिटिव अप्रोच डेवलप हो। इसके लिए मैं ये वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक सोसाइटी के अंदर टोटल मेंबर दे रखे हैं। टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल की वैल्यू दे रखी है आपको इसके अंदर 2500।
2500 वैल्यू दे रखी टोटल, और इसके अंदर मेल और फीमेल का अनुपात दे रखा, रेशियो, सॉरी, मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है इसके अंदर 3:2। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब आपको रेशियो दे रखा हो और परसेंटेज पूछा हो तो आप रियल वैल्यू में ना जाएं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, रियल वैल्यू के अंदर जाओगे, आप रियल वैल्यू के अंदर कैलकुलेट करोगे, आप सीधे डायरेक्टली, मैं इसको कैसे सोल्व करेंगे, सीधे डायरेक्टली अगर आपके यहाँ रियल वैल्यू से अगर परसेंटेज पूछ रखा है तो आपको उसको जो रियल वैल्यू कितनी भी दे रखी है, 10,000 दे रखी है, 2,500 दे रखी है, 5,000 दे रखी है, 50,000 दे रखी है, 1,00,000 दे रखी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। केवल और केवल आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको परसेंटेज पूछा है तो आप उसकी चीज़ को देखोगे कि आपको रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, और आपसे कोई रिलेटिव वैल्यू नहीं पूछ रहा, मतलब वापस उससे, मतलब उसी में से नहीं पूछ रहा कितनी। यहाँ अगर पूछ लेता कितनी फीमेल है कितने मेल है तो आपको रियल वैल्यू पे कैलकुलेट करना पड़ता, बट यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सीधे हम यही देखेंगे कि यहाँ पे टोटल कितने हैं, मेल और फीमेल का रेशियो टोटल कितने हुए, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5। और उसके बाद में अब पूछा गया है कि टोटल सोसाइटी के अंदर फीमेल्स की संख्या कितनी है, तो फीमेल्स का रेशियो दे रखा है 2, टोटल है कितनी 5। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, 2/5 का आपको देखते ही पता है, मैंने आपके फ्रैक्शन वाले सीट के अंदर मल्टीपल फ्रैक्शन पे कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही चीज़ें हैं जो आपका टाइम सेव करेगी। आपको इसको देखते ही आपको सॉल्व हो जाना चाहिए। दिमाग के अंदर 2/5 आया तो इसका परसेंटेज सीधे डायरेक्टली आपके दिमाग के अंदर क्लिक करना चाहिए, 40% हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यही वाला क्वेश्चन दे रखा है जो मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था। जैसे आपको मल्टीपल अब रियल वैल्यू के अंदर पूछा गया है, जैसे परसेंटेज देकर रियल वैल्यू में पूछा है तो आपको रियल वैल्यू पे ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर यहीं पे पूछ लेता कि बॉयज़ की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या दे रखी है, लड़कों की संख्या पूछ लेता, लड़कों का प्रतिशत पूछ लेता, तो आपको इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। सीधे डायरेक्टली आप 100 में से जिसका जितना वैल्यू दे रखा है उसमें से माइनस कर देते हैं। बट इसके अंदर पूछा है बॉयज़ की वैल्यू दे रखी है 65%, सॉरी लड़कियों की, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या की 65% लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या 420 है तो महिला, तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो मैं इसमें बता देना चाहता हूँ यहाँ पे आपको कि यहाँ गिवन वैल्यू दे रखी है बॉयज़ की कितनी है 420, 420 बॉयज़ की वैल्यू दे रखी है आपको 420, 420 बॉयज़ की वैल्यू दे रखी है 420। और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि टोटल, अब जैसे आपको दे रखा है 100% में से 65% गर्ल्स है, गर्ल्स प्लस बॉयज़ होंगे तो मिला के 100% होंगे, 100%, तो 65% यहाँ पे दे रखी है बॉयज़ की। यहाँ बॉयज़ की वैल्यू आ जाएगी 35%, 35% आ जाएगी बॉयज़ की वैल्यू। तो 35% की वैल्यू दे रखी है 420, तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी होगी, एक की वैल्यू क्या आएगी, आपको इसको कैलकुलेट करोगे तो 420 डिवाइड बाई 35, 420 डिवाइड बाई 35 करोगे तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू आएगी, आप इस पे कैलकुलेट कीजिए 420 डिवाइड बाई 35, 420 डिवाइड बाई 35, भाग जाएगा एक बार, बचेगा 7, 35 2 जा 70,
बचेगा 12 टाइम्स, तो मतलब 100 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 12 है तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1200। तो मतलब यहाँ पे 1200 बॉयज़ है, 1200 गर्ल्स और बॉयज़ है, स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर। 1200 स्टूडेंट है। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था वो वाला सेम क्वेश्चन आ गया। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बार आए हैं। ये मैं अपने मन से बना के क्वेश्चन नहीं लेके आया, ये क्वेश्चन सारे पेपर, किसी न किसी पेपर के अंदर आए हुए हैं आप ही के। ये भी 2019 वाले पेपर के अंदर आए हुए हैं, मैं उसी में से बता रहा हूँ। 2019 के अंदर जो भी पेपर हुआ उस पेपर के ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर एक शुगर की प्राइस 20% इंक्रीज हो जाती है, एक ग्रस्त व्यक्ति को चीनी की खपत में कितना कम करना पड़ेगी उसके खर्च में ना बढ़े। देखिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। लेट x kg वो शुगर खपत करता था और उसकी प्राइस थी y रुपीस, ठीक है। तब उसका टोटल आता था, और अभी भी वो चाहता है कि x kg, तो वो अब उसको ना मतलब पता नहीं है कि z kg राइस शुगर है वो परचेज करेगा, क्योंकि उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है। और अब प्राइस की वैल्यू क्या है कि 1.25 ऑफ y हो गई, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू, यहाँ x y इक्वल टू 1.25 y आ जाएगी, y इंटू जेड। तो y यहाँ से यहाँ चला गया, तो x की वैल्यू x इक्वल टू 1.25 z। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी x डिवाइड बाई 1.25। तो 1.25, तो यहाँ से 0.8 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो मतलब वो अपने ओरिजिनल, अगर उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, ओरिजिनल 1 kg खरीदता था, अब उसको 0.8 kg खरीदना पड़ेगा। तो मतलब उसको अपनी 20% डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, 20% डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये मैंने एकदम अलजेब्रिक मेथड से बताया, क्योंकि इस मेथड के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि ये बोरिंग सा मेथड है। मैं जो मेथड बताया था एक बार वो वाला एक्सप्लेन और कर देता हूँ, एक बार इसको देख लीजिए। मैं एक बार इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे x kg उस शुगर की प्राइस थी, x kg वो शुगर यूज़ करता था पहले जब उसकी नॉर्मल प्राइस थी तब, और y उस टाइम की प्राइस थी। अब उसकी प्राइस बढ़ गई है, उसकी प्राइस की रेट बढ़ गई है, तब वो z kg शुगर यूज़ कर रहा है और उसकी प्राइस है 1.25, मतलब 25% उसकी इंक्रीज हो गई, तो 1.25 इंटू वाई। अब y से y चला जाएगा तो z की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 1.25, 0.8x आ जाएगा, मतलब 0.8x, मतलब जो मतलब x के 20% कम हो जाएगा, मतलब यहाँ से 20% कम यूज़ करेगा। तो मैं इस मेथड से आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं दूसरे वाले मेथड से एक बार दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो। अब मान लीजिए इसकी इनिशियल कॉस्ट थी 100 रुपीज़ और अब उसका इंक्रीमेंट हो गया 25%, तो ये हो गया 1.25, 125। अब इस पे क्या है कि
कितना कम करें कि वापस उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो 125 पे 25 कम करना पड़ेगा ताकि उस पर कोई इम्पेक्ट ना आए। तो 100 आने के लिए वापस खर्चा, 100 खर्चा आने के लिए तो 125 रुपये पे 25 रुपये कम करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आएगी इंटू 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक द्वारका नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% पर बढ़ रही है। वर्तमान में उसकी जनसंख्या 7000 है, तो 2 वर्षों में कितनी होगी? मतलब प्रेजेंट दे रखी है, फ्यूचर पूछ रहा है। 10% पर ईयर इंक्रीज हो रही है। तो मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज की कॉन्सेप्ट आएगा इसके अंदर। मैं सक्सेसिव इंक्रीज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे हमें पता है 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो रहा है। 10% मतलब पर ईयर 10% इंक्रीज हो रही है, मतलब 10 की पर एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मतलब 10 था जनसंख्या तो वहाँ 11 हो रही है 1 साल के अंदर। और नेक्स्ट ईयर भी यही हो रहा है 11/10, यही 10। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 121/100। और इनिशियली वैल्यू अगर ये है, अगर इनिशियली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 70,000 इसका वैल्यू आ जाएगा। 70,000 का 20% हो जाएगा 14, और फिर 1% और हो जाएगा 784,000। ये वाला था सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाला। मैं आपको बेसिक मेथड से भी एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए मैं एक दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। चलिए, एक नगर की जनसंख्या 10% इंक्रीज हो रही है, मतलब 10% इंक्रीज के लिए 100 उसकी जनसंख्या थी माना, तो उस पर 10% इंक्रीज हुआ तो 110 हो जाएगी। तो एक पे कितना हुआ 100, 110/100 और x जनसंख्या होती तो x पे कितना होता 110/100 इंटू x। चलिए उसके बाद में हम सोल्व करेंगे आगे, फर्दर सोल्व करेंगे। तो इसकी मतलब 70,000 जनसंख्या है तो 70,000 x की जगह 70,000 हो जाएगी। 70,000 है तो 110 110/70/100 100 इंटू 70,000, ये आ जाएगी फर्स्ट ईयर की जनसंख्या। 1 साल के अंदर इसकी जनसंख्या में इतना इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि इसकी जनसंख्या के अंदर इंक्रीमेंट को 1 साल के अंदर हुआ है और हमें निकालना है 2 साल का जनसंख्या इंक्रीमेंट। तो सेम मेथड से इसी को सॉल्व करने के बाद में इसकी आ जाएगी 77,000। 77,000 को वहीं इसको 110/100 से मल्टीप्लाई और करेंगे, क्योंकि 10% इंक्रीज हो रही है तो इसको 10% को इस काटेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 84,700। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। राम अपनी आय का 75% खर्च करता है। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर एरर, गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि हम जल्दबाजी के अंदर हम पढ़ते नहीं हैं और आंसर कर देते हैं। राम अपनी आय का 75% खर्च करता है, प्रति माह उसका 1500 रुपये बचाता है। तो राम की वार्षिक आय निकालिए। तो देखो राम की वार्षिक आय क्या होगी, तो उसकी अपनी लेट, उसकी सपोज इनिशियल इनकम है 100 रुपीज़ और उस पर वो 75% खर्च कर देता है, तो उसकी सेविंग कितनी बची 25%। 25% की वैल्यू दे रखी है 1500 रुपये।
तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाई 25, इंटू 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 से 1500 से 25 से ये कटा जाएगा 4 बार, 25 को 100, इसका 4 बार कटेगा, ये 4 बार 1500 इंटू 4 6000। और हम गलती क्या करेंगे, हमारा ये आंसर आएगा और हम पहला ऑप्शन टिक कर देंगे और फिर एग्ज़ाम के बाहर निकलेंगे खुशी से, ये मेरा आंसर सही है। नहीं, आपका आंसर गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसीलिए फ्रेम किया गया था, क्योंकि आपको फंसाने के लिए फ्रेम किया गया है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि आपका आंसर 6000 है और 6000 पहले ऑप्शन के अंदर है। नहीं, इसके अंदर पूछा क्या गया है, ईयरली इनकम पूछा गया है। आपको ईयरली इनकम पूछा गया है, ये मंथली इनकम है। ये मंथली इनकम को आपको 12 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, 6000 इंटू 12 करोगे तब आपकी इसकी वैल्यू आएगी, और 72,000 इसका करेक्ट आंसर ये है, ना कि ये। तो 72,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। 6000 इंटू 12 वैल्यू आ जाएगी इसकी 72,000।